वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अशर सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं अपना प्यारा पाकिस्तान। अपना प्यारा पाकिस्तान के मोअज़्ज़ज़ नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता है, इससे पहले भी मैंने एक जुल्किफ़ल सर से टाइम लिया था और इनकी एक वीडियो बनाई थी कनाडा के हवाले से। और कनाडा के हवाले से इतने लोगों ने मुझे क्वेश्चन किए, मैसेजेस, कॉल, व्हाट्सएप पे और वीडियो के नीचे इतने कमेंट किए कि जिनका जवाब देना मेरे बस की बात नहीं थी। तो इसलिए मैंने सर के पास दोबारा हाजिर हुआ हूँ, सर से टाइम लिया मैंने। तो जो भी आपके सवाल है उनका भी जवाब इंशाल्लाह सर से लेते हैं और उसके अलावा कुछ नई अपडेट आई है वो भी हम सर से पूछते हैं। अच्छा सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि लोग कनाडा के लिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद उनका रिजेक्ट हो जाता है, क्या वो दोबारा अपील या उसी फीस में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो अगर भाई आपका शुक्रिया, आप दोबारा तशरीफ लाए। आपका दौरा तो मेरे साथ दुबई में भी था राब्ते में। तो कनाडा के हवाले से इससे पहले भी हमने लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन दी आपके चैनल के तवसत से। अभी जो कनाडा की पोजीशन है, अभी अगर आपने कनाडा अप्लाई किया है तो कनाडा ने नवंबर में बेतहाशा वीजे रिफ्यूज किए हैं और वो ऑटोमेटिकली रिफ्यूज हुए हैं, सिस्टम ने उनको रिजेक्ट कर दिया। किसी के पास अगर अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री भी थी, अच्छी बैंक स्टेटमेंट भी थी, अच्छे डॉक्यूमेंट्स थे, फैमिली टाइज भी थी, फिर भी कनाडा ने रिफ्यूज कर दिया। अब बजाय इसके कि आप दोबारा अप्लाई करें, नई फीस के साथ अप्लाई करें, आप उसी केस को, जो आपका रिफ्यूजल वाला केस है, अगर उसमें 719B अगर आपके ऊपर वो आर्टिकल लगा है जिसके अंदर वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप विदाउट फीस, विदाउट एम्बेसी फीस आप उसमें दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तरीकाकार ये है कि आप रिकंसिडरेशन के अंदर जाएं, IRCC की वेबसाइट के ऊपर जाएं और उनसे कहें कि जी मेरे ये रिफ्यूजल लगा है, उसकी जस्टिफिकेशन ये है। आप इसको एक दफा रिकंसिडर करें, मेरे डॉक्यूमेंट्स को एक दफा दोबारा देखें और अगर आप ट्रैवल प्लान नहीं सही तो ट्रैवल प्लान को अपडेट करें, अगर बैंक स्टेटमेंट नहीं ठीक, बैंक स्टेटमेंट को दोबारा अपग्रेड करें, अगर पाकिस्तान के साथ टाइज स्ट्रांग आपने नहीं शो की तो टाइज स्ट्रांग शो करके आप उसको दोबारा अपील करेंगे तो वो फ्री ऑफ कास्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करेंगे तो शायद वो अपनी सर्विस चार्जेस ले ले, अदरवाइज एम्बेसी फीस इसकी नहीं है, आप उसको फ्री ऑफ कास्ट दोबारा कंसिडर कर सकते हैं। जुल्किफर सर, ये तो आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी, क्योंकि मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, उनके ऊपर सिर्फ कमेंट में यही लिखा होता है आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आपको नहीं पता कि वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि उसके अंदर ये वजाहत होती नहीं है कि जी आपकी ट्रैवलिंग अच्छी नहीं है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी नहीं, मतलब किस वजह से सेटिस्फाई नहीं है, ये नहीं लिखा था। मतलब ये 90% यह सिस्टम की ऑटो जनरेटेड है, सिस्टम ने खुद ही लोगों को रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि सीजन जब खत्म हो जाता है टूरिज्म का सितंबर के बाद, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वीजा रेशो कम हो जाती है। इसमें फिर अगर वो आप रिकंसिडर करें, जब रिकंसिडर करते हैं तो फिर कमेटी उसको देखती है, उस एप्लीकेशन को, ये रिकंसिडरेशन में आती है, फिर वो ऑटो जनरेट नहीं होती। तो जब कमेटी देखती है फिर वो देखती है कि जो बंदा मैरिट पे है उसको वीजा इशू कर देते हैं। तो 70 to 80% रिकंसिडरेशन में अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है और आप मैरिट पे आपको वीजा मिल जाता है। जी, बेहतरीन हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये बताएं, जैसे अभी आपने बताया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में वीजे बहुत रिफ्यूज हुए हैं, सिस्टम की वजह से हुए हैं या कोई भी इशू था। अभी ये बताएं नेक्स्ट सीजन जो आ रहा है कनाडा के अंदर, वो कौन सा आ रहा है और कौन से ऐसे महीने हैं जिसके अंदर हम अप्लाई करें हमारे नाजरीन, तो उनके ज्यादा चांसेस होते हैं? देखिए, कनाडा एक टूरिस्ट कंट्री है, तो टूरिस्ट का जो सीजन है वो मार्च से स्टार्ट होता है और सितंबर तक जाता है। यानी कि अगस्त के बाद अगर आप एज ए टूरिस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर वो उनको कहते हैं कि भाई आपने जो अपना ट्रैवल प्लान लिया है, इन दिनों में तो यहाँ पे बर्फबारी होती है, बहुत सारी सड़कें ब्लॉक होती हैं, बहुत सारे जो उनके एग्जीबिशन हैं जहाँ पे वो जहाँ पे टूरिस्ट जाके उन लोगों को देखते हैं, म्यूजियम्स हैं जैसे नायग्रा फॉल लोग देखते हैं, तो वो बंद होते हैं। तो बेहतरीन सीजन है मार्च से लेके अगस्त तक। आप जनवरी में अप्लाई करें, अभी दिसंबर का मंथ है, यहाँ पे कोशिश करें जिनके रिफ्यूजल है वो रिकंसिडर करें। जनवरी में आप केस अप्लाई करें, 60 डेज का प्रोसेस टाइम है। मार्च का या अप्रैल का आप ट्रैवल प्लान दें, अपनी बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगाएं, सोर्स ऑफ इनकम अच्छा लगाएं, टैक्स रिटर्न साथ अटैच करें और विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री आप कनाडा अप्लाई नहीं करें। अगर आप टूरिस्ट नहीं है प्रॉपर तो कनाडा आपको वीजा नहीं देगा। ट्रैवल हिस्ट्री बनाए, पाकिस्तान में बहुत आसान है, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका के हमारे हर महीने ग्रुप्स जाते हैं। आप ये तीनों कंट्रीज एक ही टिकट पे जाके करके हैं, सस्ता पैकेज बन जाता है। आप ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के बाद आप अप्लाई करें कनाडा का और मार्च का ट्रैवल प्लान दें तो फिर इसकी वीजा रेशो बहुत अच्छी आ सकती है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, हमें ये एक आखिरी इंफॉर्मेशन दें, एक तो आजकल क्या फीस चल रही है एम्बेसी की, और दूसरा आपके क्या चार्जेस हैं
ठीक। तो जाहिर सी बात है, जैसे जैसे अपडेट होती है, डॉलर अप डाउन हो रहे हैं, जाहिर है हर चीज के रेट जो है ना वो अप डाउन होते हैं। आप अपनी जो आपकी आजकल प्राइस चल रही है वो भी बता दें, और जो एम्बेसी की फीस है वो भी बता दें। जी ठीक है ये। सबसे पहले तो ये है कि जब आप कनाडा का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो उसकी जो फीस है, एम्बेसी फीस है, वो तकरीबन $185 की फीस है। इसके अलावा बायोमेट्रिक अगर आपकी पहले से हुई है तो फिर तो कोई फीस नहीं है। अगर आपने बायोमेट्रिक करवानी है तो लाहौर की या इस्लामाबाद की या कराची की आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, टाइम लेना पड़ता है, आप जाके बायोमेट्रिक करवाते हैं। उसकी तो पाकिस्तानी की 8 से 9 हज़ार रुपया फीस है इस वक्त, अभी दिसंबर 2023 में। आने वाले वक्त में अगर लोग वीडियो लेट देखेंगे तो उस वक्त ये फीस बढ़ भी सकती है। तो हम तो सबसे पहले आपकी फाइल देखते हैं। अगर आपकी फाइल में ऐसी जान है, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं, तो फिर हम फाइल लेते हैं, क्योंकि हर बंदा कनाडा के लिए अप्लाई नहीं कर सकता और हम सबका केस लेते भी नहीं। तो हम सिर्फ वही केसेस लेते हैं। सबसे पहले हम उसकी असेसमेंट कर लेते हैं कि अगर आपकी केस में, आपकी फाइल में इतनी जान है, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आप मेरिट पे हैं, तो फिर आप अप्लाई करें। अगर आपकी मेरिट पे नहीं है तो आप अप्लाई नहीं करें। हम लेते हैं 45,000 इसके चार्जेस लेते हैं, और हम पहले सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, उसके बाद उनकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाते हैं, उनकी टैक्स रिटर्न्स बेहतर करवाते हैं, बैंक स्टेटमेंट बेहतर करवा के फिर हम केस जो है वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं। और हम कोशिश करते हैं विद इन अ वीक आपको अपॉइंटमेंट भी ले दें और आपकी असेसमेंट करके आपको फाइल भी प्रिपेयर करके दे दें। जी बहुत शुक्रिया सर। जो आपने एक नुक्ता अपना पेश किया ना, ये मेरे ख्याल से लोगों को इतनी अच्छी तरह समझ नहीं आई। जो आपने ये बात की है कि पहले हम बंदे की फाइल चेक करते हैं, फिर हम फाइल एक्सेप्ट करते हैं। 90+ जो एजेंट है ना, वो क्या करते हैं, ओके जी आने दो, फाइल उसकी रेडी है या नहीं है, उसका वीजा लगने के चांस है 0 है, वो कहते हैं नहीं जी बस आपका लग गया वीजा, ये आपकी बहुत अच्छी है, आप जाहिर सी बात है एक इतने साल से काम कर रहे हैं, किसी वजह से कर रहे हैं, माशाल्लाह आपका नाम है, तो ये बहुत अच्छी बात सर ने की है कि जी सबसे पहले आपकी फाइल देखी जाएगी। अगर आप इस काबिल हैं कि आपके वीजा लगने के चांसेस ज्यादा है, फिर तो आपकी प्रोसेस में डालेंगे। अगर नहीं है तो फिर आपके फजूल में आपका टाइम भी जाया करें, आपके पैसे भी जाया करें, उसका कोई फायदा नहीं है। ऐसे में लोग रिफ्यूजल लगा के बैठ जाते हैं। जी जी। कंसल्टेंट को पता भी होता है कि इसका वीजा नहीं लगना, फिर भी वो केस ले लेते हैं और रिफ्यूजल लगा के आपको। दूसरा ये रिफ्यूजल जो लगता है उसका कोई नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने में कोई नुकसान भी होता है? हाँ, अगर रिफ्यूजल के ऊपर जो वो पॉइंट्स लिखते हैं, अगर आप उनको बेहतर करके अप्लाई करते हैं फिर तो ठीक है। अगर आप उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के साथ दोबारा अप्लाई कर देंगे तो वो दोबारा रिफ्यूज कर देंगे। इसमें यह होता है कि आप उनसे अपनी डिटेल्स मंगवा सकते हैं, उनको एक ईमेल करनी पड़ती है कि जो आपने डिसीजन लिया है इस डिसीजन की मुझे डिटेल्स भेज दें, तो वो डिटेल्स मंगवाई जा सकती हैं, वो रिकॉल की जा सकती हैं। उसके ऊपर महीने 1.5-2 का टाइम लगता है। वो आपको आपकी एप्लीकेशन खोल के एक एक पॉइंट के कि हमने आपकी जो बैंक स्टेटमेंट देखी उसके ऊपर क्या प्रॉब्लम थी, आपके सोर्स ऑफ इनकम में क्या प्रॉब्लम थी, फैमिली टाइज में क्या प्रॉब्लम थी, वो देखने के बाद फिर आपको जो पॉइंट्स वो देंगे उनको बेहतर करें और दोबारा अप्लाई करें। जी बहुत शुक्रिया सर आपका। आपने एक पहले की तरह हमें बहुत अच्छी तरह गाइड किया, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। मुझे उम्मीद है कि जो हमारे नाज़रीन सुनने वाले हैं वो भी अच्छी तरह इसको समझेंगे। हम आपके एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें अपना टाइम दिया।